जी 16 नंबर न्यूमेरिकल में वो कह रहा है अ ट्रैक्टर ऑफ वेट 15,000 न्यूटन क्रॉसेज अ सिंगल स्पैन ब्रिज। सिंगल स्पैन ब्रिज का मतलब है कि जिसके दरमियान में कोई पिलर्स वगैरह नहीं है, सिर्फ दो सपोर्ट्स हैं और उनके दरमियान में सारा का सारा ब्रिज मौजूद है। 8,000 न्यूटन एंड लेंथ, अच्छा ब्रिज का वेट 8,000 न्यूटन है और लेंथ ऑफ ब्रिज, टोटल लेंथ है 21 मीटर। द ब्रिज स्पैन इज सपोर्टेड हाफ अ मीटर फ्रॉम ईदर एंड। अच्छा इसमें मैं डायग्राम भी आपके सामने शो कर देता हूँ, फिर उसको डिस्कस करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का अपना वेट इसको मैंने W1 से जाहिर किया, दैट इज 15,000 न्यूटन। ब्रिज का जो अपना वेट है वो 8,000 न्यूटन है। याद रखें ब्रिज का वेट बिल्कुल सेंटर में हम एक्ट करवाएंगे, क्योंकि हम सपोज करेंगे कि ब्रिज का मैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका वेट बिल्कुल सेंटर पे एक्ट कर रहा है। ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे ब्रिज का वेट एक्ट करेगा, ये मैं आगे चल के इसको ऐड करूंगा वहां पे। और 21 मीटर टोटल लेंथ है ब्रिज की, यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 मीटर। लेकिन वो कह रहा है कि द ब्रिज स्पैन इज सपोर्टेड हाफ अ मीटर फ्रॉम ईदर एंड, यानी दोनों तरफ से इसको सपोर्ट दी गई है हाफ मीटर, यानी ब्रिज की लेंथ का हाफ मीटर एक सपोर्ट में आ गया और हाफ मीटर दूसरी तरफ की सपोर्ट में आ गया। ठीक, और यहाँ पर जाहिर बात है ब्रिज का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो जो सपोर्ट पे रिएक्शन फोर्सेस यहाँ एक्ट करेंगी, ये दो फोर्सेस है F1 और F2। हमने यही दो फोर्सेस कैलकुलेट करनी है आगे चल के। फिर वो कह रहा है द ट्रैक्टर्स फ्रंट व्हील्स टेक 1/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ ट्रैक्टर, यानी 1/3 ऑफ W1। अगर ट्रैक्टर के टोटल वेट को मैं 15,000 को W1 से जाहिर करूं तो 1/3 टाइम्स W1 या फ्रंट व्हील की वजह से इधर एक्ट कर रहा है, बाकी का रेयर व्हील पे एक्ट कर रहा होगा, जाहिर बात है। यानी अगर 1/3 यहाँ एक्ट कर रहा है तो 2/3 ऑफ W1 यहाँ एक्ट कर रहा होगा, इसको आगे चल के हम कैलकुलेट करेंगे। और फ्रंट व्हील और रेयर व्हील के दरमियान जो ये वाला डिस्टेंस है ये 3 मीटर भी यहाँ पे गिवन है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज सपोर्ट्स व्हेन द रेयर व्हील्स आर एट मिडल ऑफ द ब्रिज स्पैन। वो कह रहे हैं अगर रेयर व्हील बिल्कुल यहाँ पे है जहाँ इस वक्त आपको नजर आ रहा है, तो इन सपोर्ट्स पे ये जो दो फोर्सेस हैं ये आप कैलकुलेट करें। इसको हमने बड़े ही एहतियात से सॉल्व करना है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है। तो चले डेटा में आपके पास वेट ऑफ ट्रैक्टर आ जाएगा W1 15,000, वेट ऑफ ब्रिज 8,000, इसको मैंने W से जाहिर किया है। लेंथ ऑफ ब्रिज इसको आप L से भी जाहिर कर सकते हैं, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रैक्टर, इसको आप L प्राइम से जाहिर कर सकते हैं। अगर आगे चल के हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस करनी पड़ी कैलकुलेशन में, टू डिटरमिन फोर्सेस ऑन द ब्रिज सपोर्ट्स F1 और F2 की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। ओके जी, यहाँ पर सबसे पहले तो थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। और कैलकुलेशन में क्या कुछ है, अब देखिए यहाँ पर जो वेट एक्ट करेगा ना वो कितना होगा, 1/3 का 1/3 टाइम्स W1। W1 कितना था 15,000, वो मैं यहां पर मेंशन कर लेता हूं। वेट ऑफ फ्रंट व्हील्स, अब ये कितना है 1/3 टाइम्स W1। अब 1/3 टाइम्स W1 कितना है 15,000 है, और ये कितना बनता है 5,000 न्यूटन। ये तो सबसे पहला पॉइंट है। अब ये 5,000 न्यूटन असल में यहां पे लग रहा है, ये मैंने यहां पे शो कर दिया। ओके, अब सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे वेट ऑफ रेयर व्हील्स। वेट ऑफ रेयर व्हील्स भी लिख सकते हैं, बेहतर ये आप वेट एट रेयर व्हील्स लिखते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा ट्रैक्टर के वेट का 2/3 पार्ट रेयर व्हील्स पे लग रहा है, और साथ ही साथ रेयर व्हील वाली जगह
ब्रिज का मिडल पॉइंट है और यहाँ ब्रिज का अपना वेट भी लग रहा है, तो यहाँ पे हम ये दोनों चीजें शामिल करेंगे। एक तो यहाँ पे आएगा 2/3 ऑफ W1 और दूसरा इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा ब्रिज का अपना वेट जिसे मैंने W से जाहिर किया, और ये आपके पास हो जाएगा 2/3 टाइम्स W1 की जगह 15,000 प्लस 8,000। और इस तरह से अगर आप 15,000 को मल्टीप्लाई करें 2 से और 3 से डिवाइड करें तो आपके पास 10,000 बचेगा, या इस तरह से कैंसिल कर लेते हैं, ये 5,000 पे कैंसिल होगा। 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10,000 और 10,000 में 8,000 ऐड करें तो आपके पास 18,000 न्यूटन ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, रेयर व्हील्स पे एक्ट कर रहा है। तो इन दोनों को मैं बॉक्स में लिख देता हूं क्योंकि आगे चल के ये वैल्यूज यूज होने वाली हैं, तो इसलिए मैंने इन दोनों को बॉक्स में लिख दिया। और ये यहां पे शो भी करनी पड़ेगी, ये फोर्स यहां बिल्कुल सेंटर पे लग रही है और ये कितनी है 18,000 न्यूटन, राइट। अब ये 18,000 न्यूटन भी हमने यहां पे ऐड कर ली। अब क्या करना है, अब देखिए आपके पास काफी सारी ऑप्शंस हैं। आपको डायग्राम में कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं। जैसे एक पॉइंट ये है, इसी तरह यहां फ्रंट व्हील वाला पॉइंट है, रेयर व्हील्स वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। आप इन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट को पिवट पॉइंट फर्स्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सारा सिस्टम है तो ये इक्विलिब्रियम में, ऐसा तो नहीं है कि इसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई होगी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई होगी, लेकिन हम अपनी मर्जी से कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन की अगर बात करें उसका ताल्लुक टॉर्क्स के साथ है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स के साथ। अब मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए आपको किसी ना किसी पॉइंट को पिवट पॉइंट तो फर्स्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं पॉइंट बी को पिवट पॉइंट फर्स्ट कर रहा हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके इर्द गिर्द बॉडी या इस ब्रिज ने घूमना शुरू कर दिया, हम इसको जस्ट पिवट पॉइंट फर्स्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कर लेते हैं जी, पॉइंट बी इज पिवट पॉइंट, ठीक है। लेट पॉइंट बी इज पिवट पॉइंट। अब यहां पर मैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने जा रहा हूं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो ये देखें कि पॉइंट बी के इर्द गिर्द रोटेशन कौन कौन सी फोर्स की वजह से हो सकती है। देखिए इस वक्त पॉइंट बी पिवट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसको मैंने येलो बोल्ड किया है। इसके इर्द गिर्द F1 की वजह से टॉर्क पैदा होगा इस तरफ, 18,000 न्यूटन फोर्स की वजह से टॉर्क पैदा होगा इस तरफ, और 5,000 की वजह से टॉर्क पैदा होगा इस तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 3 टॉर्क्स हैं। अगर मैं इस टॉर्क को टॉ1 कह दूं, इस टॉर्क को टॉ2 कह दूं और इस टॉर्क को टॉ3 कह दूं, तो मेरे पास यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा। सबसे पहले तो यहां मैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहा हूं, सिग्मा टॉ इक्वल टू 0। अब यहां पे आप गौर करें, एक टॉर्क जो टॉ3 है ये क्लॉकवाइज है और बाकी दोनों टॉर्क्स जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं कह सकता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स पॉजिटिव आएंगे, टॉ1 भी पॉजिटिव, टॉ2 भी पॉजिटिव, लेकिन टॉ3 नेगेटिव और राइट हैंड साइड पे 0। टॉर्क निकालने का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, बड़ा सिंपल, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क is equal to magnitude of force multiplied by moment arm। ये एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है जो हमने टॉर्क वाले टॉपिक के शुरू में स्पैनर वाली एग्जांपल में प्रूव किया था। इसको हमने यहां पर यूज करना है। अब जरा गौर से देखें, 18,000 न्यूटन के लिहाज से मोमेंट आर्म क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, ये है।
ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू 18,000 न्यूटन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट बी के लिहाज से हमने देखना है ना। अब आप गौर करें, ये सपोर्ट बी से लेके मिडल ऑफ ब्रिज तक जा रहा है। अगर आप ब्रिज के स्टार्ट से लेके यानी यहां से आप कंसिडर करेंगे तो मिडल तक का टोटल जो डिस्टेंस होगा वो होगा 21 का हाफ यानी 10.5 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 21 मीटर उसने बताया था ना। लेकिन उसने साथ ये भी बताया है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 0.5 मीटर ये सपोर्ट की वजह से यूज हुआ है। इसका मतलब है पॉइंट बी से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तो फिर सिर्फ 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर रह जाएगा। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है दिस वुड बी, ये वाला जो डिस्टेंस है दिस वुड बी 10 मीटर। तो ये है मोमेंट आर्म फॉर कौन सी फोर्स 18,000 न्यूटन। इसी तरह आप इस 10 में 3 को ऐड कर लें तो फिर ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा ये सारा। और ये किसके लिहाज से मोमेंट आर्म है, ये 5,000 न्यूटन जो फोर्स है ना उसके लिहाज से मोमेंट आर्म है। इसका मतलब है ये है 13 मीटर। ये किसके लिहाज से मोमेंट आर्म है, 5,000 न्यूटन फोर्स के लिहाज से। इसी तरह F1 के लिहाज से जो मोमेंट आर्म है वो क्या होगा, ये सारा का सारा फासला, इसको मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूं। F1 के लिहाज से ये सारा का सारा फासला, और ये देखें यहां पे आपको ये नजर आ रहा है दिस इज एक्चुअली 20 मीटर, क्योंकि आधा मीटर इस तरफ से गया आधा मीटर इस तरफ से गया, तो दरमियान में जो टोटल डिस्टेंस है वो 20 मीटर है स्टार्टिंग फ्रॉम A टू B। और F1 A पे एक्ट कर रही है और पिवट पॉइंट कौन सा B, तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना हुआ 20 मीटर। अब ये वैल्यूज हमने यहाँ पे यूज करनी है। देखें टॉ 1 की जगह दो चीजें आएंगी, एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 18,000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 के लिहाज से जो मोमेंट आर्म था यानी 10 मीटर। फिर टॉ 2 के लिए जो फोर्स आएगी वो 5,000 होगी और इसके लिहाज से जो मोमेंट आर्म था वो था 13 मीटर। इसी तरह टॉ 3 के लिए फोर्स का नाम हमने रखा हुआ है F1 और इसके लिए जो मोमेंट आर्म है दैट इज 20 मीटर। राइट हैंड साइड पे 0 एज इट इज आपको नजर आ रहा है। क्लियर। अब ये आपके पास एक बड़ी बेसिक सी इक्वेशन बन गई है। अब आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनेगा 18,000 प्लस ये बनेगा 65,000 और ये जो है इसको दूसरी तरफ ले जाए तो ये उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा यानी 20F1। अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो F1 एक तरफ रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 18,000 ये यानी 1,80,000 प्लस 65,000, इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा 2,45,000 और ये जो 20 है ये इस 20 को फिर डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि F1 की हमने वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास F1 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 12,250 न्यूटन, 12,250 न्यूटन। और अगर आप इसे 1000 से डिवाइड करें तो आप किलो न्यूटन में भी आप इसे लिख सकते हैं 12.25 किलो न्यूटन, क्योंकि 1000 से डिवाइड करने पे आपके पास किलो की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। हम जानते हैं 1 किलो इज इक्वल टू 1000 होता है। तो ये आपके पास एक आंसर हो गया। इसको मैं इस तरह से बॉक्स में लिख देता हूं, ये F1 का आंसर आपके सामने है।
अब यहाँ पर बजाय इसके कि मैं सेकंड कंडीशन को ही दोबारा यूज करूँ, कोई और पिवट पॉइंट लेके, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब हम यहाँ अगर फर्स्ट कंडीशन भी अप्लाई कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। वो किस तरह हम जानते हैं। अब देखें, दो अपवर्ड फोर्सेस है इस वक्त, इस पूरे सिस्टम में दो अपवर्ड फोर्सेस लग रही हैं, एक ये और एक ये, और दो ही डाउनवर्ड फोर्सेस है, एक ये और एक ये। अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को y एक्सिस के लिए यानी सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 इसको यूज करें तो हमारा काम हो जाएगा किस तरह, यानी यूजिंग फर्स्ट कंडीशन फॉर y एक्सिस यानी सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। अब इसमें टोटल दो फोर्सेस अपवर्ड है, यानी F1 प्लस F2, इन दोनों को पॉजिटिव लिखेंगे, और दो फोर्सेस डाउनवर्ड है, यानी -5000 -18,000, इन दोनों को नेगेटिव लिखेंगे, और दाएं तरफ 0 आ गया। क्लियर? अब क्या होगा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे F1 और F2 को ऐसे ही रहने दें। वो दोनों जब दूसरी तरफ जाएंगे, दोनों आपस में ऐड होके आपके पास 23,000 आंसर देंगे। आपको F2 की वैल्यू तो पहले ही पता चल चुकी है, सॉरी F1 की वैल्यू तो पहले ही पता चल चुकी है, तो फिर F2 किसके इक्वल आएगा, 23,000 माइनस F1, दैट इज इक्वल टू 23,000 माइनस 12,250। इस तरह से आपका आंसर बनेगा 10,750 न्यूटन। इसको भी अगर आप 1000 से डिवाइड करें तो आपके पास किलो में आंसर आ जाएगा, यानी 10.75 किलो न्यूटन। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा और हमारा न्यूमेरिकल खत्म हो गया। ये F2 की वैल्यू, और जो पिछली वैल्यू थी वो किसकी थी, F1 की। उम्मीद करता हूं ये थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल था, आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी, नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.17। इसमें वो कह रहा है, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ वेट 50 न्यूटन इज टू बी लिफ्टेड ओवर द स्टेप एज शोन इन द फिगर। फिगर कौन सी है वो भी हम देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास फिगर, ये स्टेप है जो आपको नजर आ रहा है, जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, और ये एक स्फेरिकल बॉल है जिसको हमने इस तरफ मूव करना है, यानी स्टेप करना है। उस ये जो सामने एक हर्डल पड़ी हुई है इसके ऊपर हमने इसको मूव करवाना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स नीडेड जस्ट टू लिफ्ट इट अबव द फ्लोर, यानी इस स्टेप के यहाँ अगर पिवट पॉइंट कंसिडर किया जाए तो इस फोर्स की वजह से ये जो स्फीयर है ये जस्ट लिफ्ट कर जाए, फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर आ जाए इस स्टेप की वजह से। ठीक है, तो वो हमने मिनिमम फोर्स निकालनी है। इसके लिए डेटा क्या कुछ है, डेटा में आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ बॉल 50 न्यूटन, ये गिवन है। मिनिमम फोर्स एक्सर्टेड टू लिफ्ट द बॉल, ये हमें रिक्वायर्ड है। 50 न्यूटन इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट द सेंटर ऑफ बॉल। 50 न्यूटन असल में यहाँ एक्ट कर रहा होगा, ये बात बड़ी सिंपल है। टू लिफ्ट इट अबव द फ्लोर द फोर्स F कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम जानते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम यूज करके टॉर्क्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ भी बेसिकली एक मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क्स का ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो इसलिए हमें सेकंड कंडीशन ही यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे। इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफिकेशन में अब देखिए, ये जो 20 सेंटीमीटर आपको नजर आ रहा है ये इस बॉल का रेडियस है। अगर मैं ये देखें, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी सारा 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा, दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो फिर ये O से लेकर A तक बाकी जो बचेगा ये कितना बचेगा, ये बचेगा 15 सेंटीमीटर। एक तो ये हमने O से लेकर A तक का डिस्टेंस निकाल लिया। इसी तरह O से लेकर C तक ये जो सारा डिस्टेंस है ये रेडियस है और ये 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये डायग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमने कर ली। इसके अलावा
यहाँ जो पॉइंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको जब भी मैं कॉल करूँ तो ये याद रहे। ये पॉइंट सी है, ए है, और ये पॉइंट ओ है सेंटर, ये पॉइंट बी है जहाँ फोर्स लग रही है, और ये वो फोर्स है जिसकी हम बात करेंगे बार बार। जी, अब टोटल 2 टॉर्क्स हैं जो यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। एक तो वेट की अगर मैं बात करूं, वेट कहाँ एक्ट कर रहा है? वेट बिल्कुल सेंटर पे एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, यानी वेट एक्ट कर रहा है इस तरह, सेंटर पे एक्ट कर रहा है, बिल्कुल सेंटर पे। और ये कितना है? वेट की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन, ये उसने बताई हुई है, राइट। और फोर्स एक्ट कर रही है, ये आपको नजर आ रही है। अब गौर करें, फोर्स का ये वाला जो डिस्टेंस है, ये सेंटर से, ये है असल में 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो रेडियस का हाफ होगा, क्योंकि फोर्स बिल्कुल मिडल ऑफ रेडियस पे एक्ट कर रही है। अब टोटल 2 टॉर्क्स है यहां पे। एक टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, जो एफ की वजह से, इसको टॉ 1 कह दें। यानी अगर मैं पॉइंट सी को पिवट पॉइंट फर्ज करूं तो एफ लगने की वजह से जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगी ना, इसका मतलब है इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। और डब्ल्यू का जो टॉर्क है वो किस तरफ होगा? वो होगा क्लॉकवाइज। ये किसकी वजह से? डब्ल्यू की वजह से। इस टॉर्क को मैं टॉ 2 का नाम दे देता हूं, ठीक है। और अब हमने क्या करना है? अब हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करना है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन उसके लिए मुझे फर्ज करना पड़ेगा लेट सी इज पिवट पॉइंट। बल्कि यहां लेट नहीं करना, यहां तो असल में भी पॉइंट सी ही पिवट पॉइंट है। इसी के इर्द गिर्द रोटेशन होगी जब ये बॉल स्टेप से ऊपर आएगा, ठीक है। तो पॉइंट सी ही पिवट पॉइंट है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। सिग्मा टॉ इक्वल टू 0। अब टोटल 2 टॉर्क्स थे, टॉ 1 और टॉ 2। टॉ 1 एंटी क्लॉकवाइज है, उसे पॉजिटिव लिख दिया। यहां पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं असल में, इसलिए वेक्टर की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। टॉ 1 को पॉजिटिव लिख दिया और टॉ 2 को नेगेटिव लिख दिया। अब इसे मैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। अब गौर कीजिएगा, मैं यहां हाइलाइटर से आपको समझाऊंगा। फोर्स एफ के लिए जो मोमेंट आर्म है वो पिवट पॉइंट से लेके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला सारा डिस्टेंस पिवट पॉइंट से लेना है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इसमें आप गौर करें, ये 10 सेंटीमीटर भी आ रहा है और ये 15 सेंटीमीटर भी आ रहा है। यानी यहां पर चले मैं लिख देता हूं, मोमेंट आर्म फॉर एफ। एफ के लिए जो मोमेंट आर्म है उसकी हम बात कर रहे हैं। एफ के लिए जो मोमेंट आर्म है ये कहां से लेके कहां तक जा रहा है? बी से लेकर पॉइंट ए तक जा रहा है। और ये किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है? बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस प्लस ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस। बी से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है वो तो है 10 सेंटीमीटर, जो आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। और ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर है, जो मैंने हाईलाइट भी किया था। इस तरह से 25 सेंटीमीटर आपके पास आ गया मोमेंट आर्म फॉर एफ। एफ के लिहाज से जो मोमेंट आर्म है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब मैं यहां पे साइड पे ही इसी कलर में लिख देता हूं, मोमेंट आर्म फॉर डब्ल्यू, वेट के लिहाज से जो मोमेंट आर्म है। अब जरा गौर करें, वेट की फोर्स बिल्कुल पॉइंट ओ पे लग रही है,
ये हाइलाइटर से मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं लाइट ब्लू कलर का हाइलाइटर यूज करने लगा हूं। ये वेट की फोर्स की लाइन है, पॉइंट ओ पे बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। यहां से लेके पिवट पॉइंट यानी पॉइंट सी तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, जिसको मैंने अभी अभी हाईलाइट किया है, और ये सी से लेकर ए तक का फासला है। ये फासला अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको मैं पहले लिख देता हूं। दिस इज एक्चुअली सी ए, ये हमने अभी कैलकुलेट करना है। उसके लिए और करें, ये आपको जो ट्रायंगल नजर आ रही है, यहां हमने पैथागोरस थ्योरम यूज करना है। ट्रायंगल है यहां पे OAC, इसमें 20 सेंटीमीटर हाइपोटेनस है, 15 सेंटीमीटर को परपेंडिकुलर कह लें क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, और C से लेके A तक को बेस कंसिडर कर लें क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान 90 का एंगल होता है, तो हम किसी एक को बेस कह देते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर कह देते हैं। तो यहाँ पैथागोरस थ्योरम यूज करने पे आपको समझ आएगी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस क्या है? सी से लेकर ए तक का फासला। अब यहां पे सी ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? सी ए स्क्वायर इक्वल आ रहा है 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेने पे सी ए आपके पास आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट आ गया। 20 का स्क्वायर ओपन करें तो 400 और 15 का स्क्वायर ओपन करें तो 225। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास तकरीबन 13.2 के आसपास आंसर आएगा, जिसे आप राउंड ऑफ करके 13 भी कंसिडर कर सकते हैं। और चूंकि लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर चल रहा था तो यहां भी लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर ही आएगा। फिलहाल ये दो वैल्यूज हैं जो काबिले जिक्र है, इसलिए इनको मैं बॉक्स में लिखने लगा हूं। एक है मोमेंट आर्म फॉर F, दूसरा है मोमेंट आर्म फॉर W। अब आप यहां पे टॉर्क्स की जगह पे वैल्यूज पुट करने के काबिल हो गए। टॉ 1 किसकी वजह से था? F की वजह से। तो टॉ 1 के साथ फोर्स के लिए F आ गया और मोमेंट आर्म के लिए क्या आएगा? 25 सेंटीमीटर। ये वाला जो टॉ 2 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब है टॉ 1 इज इक्वल टू टॉ 2 बन गया। इसी तरह मैं दाएं तरफ यानी टॉ 2 के लिए मैं क्या लिखने लगा हूं? यहाँ इक्वालिटी आ गया। टॉ 2 के लिए आ जाएगा W, फोर्स की जगह W आ गया, यूनिट इसका न्यूटन, जाहिर बात है वेट का यूनिट न्यूटन होता है, और मोमेंट आर्म की जगह यहाँ आएगा 13 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे SI यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था दोनों तरफ से सेंटीमीटर का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। बस यूनिट सेम रखना जरूरी है, अगर डिफरेंट यूनिट्स होंगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा। अब F के लिए आप क्या करेंगे? W मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय 25। 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, और इस सारे का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। अब W की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय 25। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 26 न्यूटन। ये आपके पास F का आंसर आ गया, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 18, 2.18 जी। 2.18 में कह रहा है, अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ फ्रिक्शनलेस वॉल सो दैट स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फिगर ये सामने आपको नजर आ रही है, ये है 10 न्यूटन वेट इसका लगेगा यहाँ पे, और ये एंगल भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ओके जी, फाइंड क्या करना है? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द वॉल।
यानी एक तो रस्सी में इस तरफ पैदा होने वाली टेंशन हमने निकालनी है, दूसरा ये जो सफ़ेयर है ये वॉल पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है और वॉल सफ़ेयर पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रही है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो थोड़ा डेटा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। वेट की जगह 10 आ गया, एंगल थीटा भी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी फाइंड करना है, इसके अलावा फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर हमने फाइंड करना है। तो फिगर को थोड़ा सा हमने छोटा करके लिख लिया और यहाँ हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। देखिए रस्सी के अंदर इस डायरेक्शन में टेंशन पैदा हो जाएगी, इसे मैं टी से जाहिर कर देता हूँ, और सारा का सारा जो वेट है रॉड का, आई मीन सफ़ेयर का, वो इस तरफ लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको मैं W से जाहिर कर रहा हूँ और ये कितना है 10 न्यूटन। अब टेंशन जो है इसको आप दो कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो टेंशन का कंपोनेंट होगा इस तरफ और एक टेंशन का कंपोनेंट होगा इस तरफ। क्योंकि दो ही कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक एंगल के बिल्कुल सामने 90 के एंगल पे और एक एंगल के साथ, जो कंपोनेंट एंगल, और साथ ही मैंने एरोस का भी ध्यान रखा है। अब देखिए टेंशन की टेल से मैंने एरो शुरू किया और टेंशन के हेड तक ये एरो जा रहा है, ठीक। और ये देखिए ना, टेंशन की टेल से मैंने एरो शुरू किया, मैं आपको समझा दूं, ये देखें टेंशन की टेल से एरो शुरू करके टेंशन के हेड तक, ये कह रहा हूं बेसिकली, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स मैंने शो कर दिए। एंगल वाली साइड पे याद रखें हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट। इसका मतलब है 30 डिग्री एंगल वाली साइड पे टी कॉस 30 आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमेशा कॉस आता है और एंगल के सामने हमेशा साइन आता है, यानी ये कौन सा कंपोनेंट है, दिस इज एक्चुअली टी साइन 30 डिग्री। ये आपके पास टेंशन का कंपोनेंट आ गया। अब गौर करें, टेंशन का ये कंपोनेंट वॉल के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से वॉल भी एक रिएक्शन की फोर्स लगाएगी, और वो किस पर होगी, वो जाहिर बात है इस बॉल पर होगी, और उसकी डायरेक्शन ये होगी, और यही फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हमने टेंशन कैलकुलेट करनी है और एक हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है F। ये दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले तो आप इसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, और फर्स्ट कंडीशन को मैं y एक्सिस के लिए, यानी फर्स्ट कंडीशन की जो वर्टिकल फॉर्म है उसको मैं यूज करने लगा हूं। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। अब आप गौर करें, y एक्सिस के अलॉन्ग टोटल दो फोर्सेस हैं, एक t cos थीटा, t cos 30 डिग्री वर्टिकली अपवर्ड है ये एंगल थीटा के लिहाज से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन फिगर के लिहाज से आप देखें ये वर्टिकल है, वर्टिकली अपवर्ड है। सो t cos 30 ऊपर की तरफ है, t cos 30 ऊपर की तरफ, इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, और w नीचे की तरफ है, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, और दाएं तरफ 0 हो गया। अब आप टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए W को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो T cos 30 इक्वल आ जाएगा W के, और यहां से टेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा W डिवाइडेड बाय cos 30। अब W की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू गिवन है 10 न्यूटन, W की जगह लिखें 10। cos 30 की वैल्यू होती है 0.866, और इस तरह से आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 11.54। 11.54 न्यूटन। अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहें तो ये 11.6 न्यूटन भी लिखा जा सकता है। ये आपके पास टेंशन का आंसर आ गया, राइट। टेंशन का आंसर आ गया। अब हमने एक दूसरी चीज फाइंड करनी थी, और वो क्या था, F,
फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द बॉल। तो जारी बात है, अब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हॉरिजॉन्टल फॉर्म, यानी एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। अब आप देखें हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दो फोर्सेस हैं, एक टी साइन 30 डिग्री लेफ्टवर्ड लग रही है और एफ राइटवर्ड लग रही है। तो राइटवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लिखते हैं, एफ को पॉजिटिव लिखूंगा और टी साइन 30 को नेगेटिव लिखूंगा और दाएं तरफ 0 आ गया। अब जारी बात है एफ इस तरफ रह जाएगा और टी साइन 30 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे एफ आ गया और राइट हैंड साइड पे टी साइन 30। अब टी की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की है 11.6 और साइन 30 किसके इक्वल होता है? साइन 30 जारी बात है 1/2 के इक्वल होता है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा तकरीबन 5.77 न्यूटन। ये आपके पास फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द स्फेरिकल बॉल, ये आपके पास फोर्स का आंसर आ गया। तो ये था आपका लास्ट न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूं इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।